आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो चैप्टर नंबर 21 है उसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय ए मजिस्ट्रेट किस तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण होता है मजिस्ट्रेट ट्रायल में। तो इसमें सेक्शन 274 कहता है कि सबस्टेंस ऑफ एक्यूजिशन टू बी स्टेटेड when in a summon case the accused appear or is brought before the magistrate, the particular of the offence of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he plead guilty or has any defense to make. What it shall not be necessary to frame a formal charge। वो कहते हैं कि जब भी समन मामले में किसी भी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या लाया जाएगा, तब उसके लिए उसके ऊपर जो आरोपित चार्ज हैं, जो आरोप हैं, उनके लिए पढ़कर सुनाया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप इसमें गिल्टी प्लीड करते हैं, अपना दोष स्वीकार करते हैं या फिर आप बचाव के लिए डिफेंस चाहते हैं। दूसरा, इसमें नया एक प्रोविजो जोड़ा गया है, कह रहा प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर द एक्विजिशन एज ग्राउंडलेस ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन in writing release the accused and such release shall effect of discharge। वो कहते हैं यदि माननीय न्यायालय को या माननीय मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि जो एक्विजिशन है, जो उसको आरोपित किया गया है, वह आधारहीन है, ग्राउंडलेस है, तो वह ऐसे कारण लिखते हुए ऐसे अभियुक्त को उन्मोचित कर सकेगा। अब हम ये जानेंगे कि पहले सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये धारा कहाँ पर थी और किस से रिलेट करती है 274। तो ये बताते हैं सेक्शन 274 ऑफ बीएनएस कोरेस्पॉन्ड टू सेक्शन 251 ऑफ सीआरपीसी। तो ये किससे कोरिलेट करती है? 251 हुआ करता था और ये जो प्रोविजो है वो नया जोड़ा गया। ये प्रोविजो हैज़ बीन एडेड which provide that a magistrate may discharge an accused person if consider acquisition to be groundless। तो इस तरीके से 275 को हमने जाना। नाउ वी डिस्कस 275 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। प्ली ऑफ गिल्टी अगर एक्यूज कर लेता है, अपना दोष स्वीकार कर लेता है, तो उस पर कन्विक्शन दंडित कैसे करेंगे? करें इफ़ द एक्यूज प्लीड गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड यूज बाई एक्यूज्ड एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयर। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी अभियुक्त अपना दोष स्वीकार कर लेता है, ऐसे कारण लिखते हुए उसी के शब्दों में जो उसने प्लीड किया है उसी के अनुसार वो लिखते हुए पॉसिबिलिटी जो मजिस्ट्रेट है वो दोष सिद्धि का आदेश रिकॉर्ड कर सकता है, यूज कर सकता है। इस तरीके से अपने लोगों ने जाना कि कन्विक्शन की दशा में किस तरीके से कार्रवाई चलेगी। नाउ 276 कन्विक्शन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पिटी केसेस। कहते हैं जो छोटे मामले हैं, तुच्छ मामले हैं, उन पर माननीय न्यायालय किस तरीके से विचारण करेगा, इसके बारे में चर्चा है। कह रहे वेयर ए समन हैज़ बीन इश्यू अंडर सेक्शन 229 229 एंड द एक्यूज्ड डिजायर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट ही शैल ट्रांसमिट टू द मजिस्ट्रेट बाई पोस्ट और बाई मैसेंजर a letter containing his plea and also amount of fine specified in the summons। वो कहते हैं जहाँ किसी व्यक्ति के लिए धारा 229 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अगर कोई सम्मन रिसीव हुआ है विचारण से संबंधित और वह मामला पिटी केसेस में आता है, बहुत छोटे मामलों में आता है, तो ऐसी स्थिति में वो अभियुक्त पोस्ट के माध्यम से या अपने किसी मैसेंजर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से अपनी गलती को स्वीकार कर सकता है और जो
सम्मन में फाइन जुर्माना अमाउंट स्पेसिफाइड है उसके लिए वो जमा कर सकता है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? द मजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिशन convict the accused in his absence on his plea of guilty and sentence him to pay the fine specified in the summons, and the amount transmitted by accused shall be adjusted toward that fine, or where an advocate authorized by the accused in this behalf plead on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the word used by advocate and may in his discretion convict accused on such plea and sentence him as aforesaid। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी मजिस्ट्रेट के लिए अभियुक्त की अनुपस्थिति में गिल्टी प्लीड करने पर जो स्पेसिफाई फाइन है ऐसा करने के लिए सक्षम बनाया गया है, वहाँ पर यदि अभियुक्त अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी गिल्टी को स्वीकार करना चाहता है और अपना फाइन जमा करना चाहता है तो वह कर सकता है, और माननीय न्यायालय ऐसे कारण लिखते हुए उसे दंडित कर सकता है, और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसकी जो भाषा होगी उसमें अधिवक्ता द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन्हीं शब्दों में उसका कन्विक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुत पिटी मामलों में, छोटे मामलों में कन्विक्शन प्लीड करने पर किस तरीके से कार्रवाई होती है वो जाना। नाउ वी डिस्कस 277 प्रोसीजर वेयर नॉट कन्विक्टेड। जब कोई व्यक्ति अपना दोष स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी दशा में माननीय न्यायालय 277 के तहत कार्रवाई को प्रोसीड करता है। कहना इफ़ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज अंडर सेक्शन 275 और 276, अगर माननीय न्यायालय ने धारा 275 और 276 में किसी को दंडित नहीं किया है तो वे क्या करेगा? द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन, तब वो क्या करेगा? अभियोजन को सुनेगा, एंड टेक्स ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और वो सारे साक्ष्य ग्रहण करेगा, सारे साक्ष्य लेगा जो भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। एंड आल्सो टू हियर द एक्यूज, और अभियुक्त को भी सुनेगा, एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस, और वो भी अपने पक्ष में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता उन सब के लिए भी रिकॉर्ड पर लेगा। नाउ सब क्लॉज 2 द मजिस्ट्रेट मे if he think fit on the application of the prosecution or the accused issue summon to any witness directing him to attend or to produce any document or thing। कहते हैं अगर माननीय मजिस्ट्रेट ऐसा उचित समझते हैं कि अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर या अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर किसी भी गवाह के लिए सम्मन करना है या कोई वस्तु प्रस्तुत करना है या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है तो ऐसी डायरेक्शन दे सकते हैं, सम्मन इशू कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस सब क्लॉज 3 द मजिस्ट्रेट मे बिफोर द सम्मनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर्ड दैट द रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ द विटनेस incurred in attending for the purpose of the trial to be deposited in court। कहते हैं जो ऊपर एप्लीकेशन दी गई है सब क्लॉज 2 में अभियोजन द्वारा या फिर अभियुक्त के द्वारा ऐसे में यदि गवाह बुलाने के लिए कोई खर्चा रिक्वायर्ड है, कोई एक्सपेंस रिक्वायर्ड है तो ऐसा खर्चा जमा करने का आदेश माननीय न्यायालय दे सकता है और कह सकता है कि आप इस खर्चे के लिए, इस एक्सपेंस के लिए कोर्ट में डिपॉजिट करिए। नाउ 278 278 एक्विटल और कन्विक्शन। देखिए जब साक्ष्य आ गया, दोनों तरफ का साक्ष्य ले लिया, दोनों तरफ की गवाही ले ली, सारी चीज़ें हो गई, तो अब तो जो आगे का चरण है वो यही है कि दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, एक्विटल और कन्विक्शन, दोष मुक्ति और दोष सिद्धि। इसका सब क्लोज 1 कहता है इफ़ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर टू इन सेक्शन 277 में जो एविडेंस लिया एंड सच फर्दर एविडेंस और अन्य कोई साक्ष्य इफ़ एनी ही मे ऑफ हिज ओपिनियन
his own motion cause to be produced, find the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. वो कहते हैं कि 277 के अंतर्गत, धारा 277 के अंतर्गत और अन्य तरीके से जो भी साक्ष्य लिया गया है, अगर माननीय न्यायालय इस कंडीशन में पहुंचता है या इस स्तर पर पहुंचता है कि जो अभियुक्त है उसने कोई अपराध घटित नहीं किया, तो ऐसे कारण लिखते हुए वह दोष मुक्ति का आदेश पारित कर सकता है। ये सब क्लॉज 1 कहता है। आगे कहते हैं सब क्लॉज 2, वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 364 और सेक्शन 401, he shall, if he find the accused guilty, pass sentence upon him according to the law. वो कहते हैं पहले में तो उन्होंने एक्विटल कर दिया अगर उन्हें सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिले एक्विजिशन के। दूसरे में वो कहते हैं यदि द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 364 और 401। 364 जो है वो आपके लिए ये बताता है कि सेवियर सेंटेंस पनिशमेंट जहाँ पर है, और 401 प्रोबेशन से संबंधित है। कहते हैं इनमें अगर उसके लिए नहीं मना किया गया है तो ही सेल इफ फाइंड द एक्यूज गिल्टी, अगर वो दोष सिद्ध पाता है अभियुक्त को, पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो विधि अनुसार दंड को पारित कर सकता है या दंड दे सकता है, दंडादेश दे सकता है। तो इस तरीके से हमने सब क्लॉज 2 डिस्कस किया। नाउ वी डिस्कस सब क्लॉज 3। अ मजिस्ट्रेट में आफ्टर सेक्शन 277 278 convict the accused of any offence triable under this chapter which form the fact admitted or proved he appear to have committed, whatever may be the nature of complaint or summon, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced there। उन्होंने कहा कि 275 और 278 के अंतर्गत यदि किसी अभियुक्त के लिए हमने दोष सिद्ध कर दिया है तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट को ये समाधान हो जाता है। तो कहना है इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द एक्यूज वुड नॉट प्रीजुडिसाइज देयर बाई, तो इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने एक्विटल और कन्विक्शन के बारे में जाना। नाउ वी डिस्कस 279 नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। अगर कंप्लेनेंट का अनुपस्थिति है या उसकी मृत्यु हो जाती है तब कार्रवाई किस तरीके से चलेगी, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं इफ द समन हैज़ बीन इश्यू ऑन कंप्लेंट एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ एक्यूज और एनी डे सब्सिक्वेंट thereto to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, the magistrate shall, after giving 30-day times to complainant to be present, notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused unless for some reason he think fit proper to adjourn the hearing of the case to some other day। वो कहते हैं कि जब कोई मामला कंप्लेंट पर आधारित है, जब कोई मामले में सम्मन इशू किया गया ऑन द कंप्लेंट पर और अभियुक्त के लिए अपीयर होने के लिए निर्देश है या फिर किसी अन्य अवसर पर, तो वो कहते हैं अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता है और मजिस्ट्रेट को ये समाधान हो जाता है कि 30 डे का टाइम देने के बाद भी कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं होता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए उस मामले में रीजन लिखते हुए उस कार्रवाई से उन्मोचित कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसे मामलों में 30 दिन का समय दिया जाएगा और दूसरा एक्यूट कहा जाएगा। इसमें
acquit the accused unless some reason he think fit proper adjourn the hearing of the case। जब तक उसको ये समाधान नहीं हो जाता कि कंप्लेनेंट की अनुपस्थिति का कोई युक्तियुक्त कारण है, तब तक वो ऐसे मामले में एक्यूट कर सकता है अभियुक्त के लिए। आगे इसमें एक प्रोविजो दे रखा है, प्रोवाइड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एडवोकेट or by the officer conducting the prosecution, or where the magistrate is opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and produce with the case। वो कहते प्रोसीड विद द केस। वो कहते हैं अगर किसी कंप्लेनेंट को, परिवादी को अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है कोर्ट में, या फिर किसी अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट को इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसे मामलों में परिवादी की जो पर्सनल अटेंडेंस है उसकी आवश्यकता नहीं है, तब वह उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है और मामले के लिए आगे प्रोसीड करने की अनुमति दे सकता है। तो ये हमने सब क्लॉज 1 में जाना। नाउ सब क्लॉज 2 कहते हैं द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल so far as may be apply also to case where the non-appearance of the complainant is due to his death। कह रहे हैं ये सारे प्रोविजन जो ऊपर बताए गए हैं वो मृत्यु की दशा में भी लागू होंगे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस तरीके से हमने सेक्शन 279 में नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट और डेथ में किस तरीके का प्रोसीजर अपनाया जाएगा इसके बारे में जाना। नाउ वी डिस्कस 280 विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट। परिवाद को कब वापस लिया जा सकता है। कहते हैं इफ़ ए कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर ए फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर satisfy the magistrate that there are sufficient ground for permitting to the withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is withdrawn। वो कहते हैं यदि किसी परिवादी को, जो परिवाद को लेके आया कंप्लेनेंट को, अपने मामले को विड्रॉल करना है या किसी व्यक्ति के विरुद्ध विड्रॉल करना है, तो अंतिम आदेश से पूर्व कभी भी वो विड्रॉल की एप्लीकेशन दे सकता और अपने उचित कारण दर्शाते हुए माननीय न्यायालय से विड्रॉल की परमिशन ले सकता है। तो माननीय न्यायालय अगर उचित समझता है तो ऐसा विड्रॉल के लिए अनुमति दे सकता है और मामले के लिए आगे प्रोसीड कर सकता है। विड्रॉ द सेम एंड शेल देयर अपॉन एक्यूट द एक्यूज, और जो अभियुक्त हैं उनके लिए दोष मुक्ति रिकॉर्ड करते हुए कंप्लेंट को विड्रॉ करने की अनुमति दे सकता है। नाउ वी डिस्कस 281 पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति। कहते हैं इन एनी सम्मन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट। कह रहे हैं कंप्लेंट से भिन्न मामलों में कोई भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सिलेक्शन ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाई हिम स्टॉप द प्रोसीडिंग at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of proceeding is made after the evidence of principal witness witness has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other cases release the accused, and such release shall have the effect of discharge। वो कहते देखिए कंप्लेनेंट से इतर मामले में कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने रीजन रिकॉर्ड करते हुए किसी भी कार्रवाई को रोक सकता है, और यदि ऐसे मामले में
कोई गवाह की साक्ष्य हो चुके हैं तो वह दोष मुक्ति का आदेश रिकॉर्ड कर सकता है, बोल सकता है। और यदि विटनेस नहीं हुआ है इन्हीं अदर केसेस में तो मुलजिम के लिए रिलीज कर सकता है। और इस तरीके का जो रिलीज है उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो डिस्चार्ज के रूप में देखा जाएगा, अर्थात उन्मोचन माना जाएगा। नाउ वी डिस्कस 282 282 पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू ए वारंट केस। माननीय न्यायालय जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी शक्ति कि किसी भी सम्मन मामले के लिए भी वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं when in the course of trial of a summon case relating to an offence punishable with imprisonment of a term exceeding 6 months, it appeared to the magistrate that in the interest of justice the offence should be tried in accordance with procedure for trial of warrant case. Such magistrate may proceed to rehear the case in manner provided by this Sanhita for the trial of warrant case and may recall any witness who may have been examined. वो कहते हैं यदि कोई भी मामला जिसमें सजा का प्रावधान 6 माह से अधिक है और सुनवाई करते समय माननीय न्यायालय को ऐसा न्याय हित में ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले को वारंट केस की तरह ट्रीट किया जाए तो वो ऐसे मामले की सुनवाई वारंट केस की तरह कर सकते हैं और पूरे मामले को पुनः सुनवाई रीहियर का मैनर से कर सकते हैं इस संहिता के अंदर। और ट्रायल जो उसका कंडक्ट होगा वो वारंट केस की तरह होगा और सारे गवाह उनके लिए रिकॉल कर सकते हैं और उनका परीक्षण किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने आज जाना कि माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष सम्मन मामलों का ट्रायल किस तरीके से किया जाता है। नाउ वी डिस्कस इन ब्रीफ प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, हाउ टू कंडक्ट बाय एन एडवोकेट। किसी भी अधिवक्ता द्वारा माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष सम्मन मामलों की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है और मामले के लिए किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है, इसमें डिस्कस किया। इसका ब्रीफ में विवरण है। 274 में यदि कोई मामला माननीय न्यायालय के समक्ष आता है तो वह ऐसे मामलों के लिए अभियुक्त अगर माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसको पूरा उसका सार पढ़ के सुनाएंगे और बताएंगे कि भाई आप बताइए इसमें आप गिल्टी प्लीड करना चाहते हैं या डिफेंस चाहते हैं। ये 274 में कहा गया है। 275 में कहा गया यदि अभियुक्त कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी, यदि अभियुक्त अपना दोष स्वीकार कर देता है तो फिर उसको कन्विक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा और जहाँ तक कन्विक्शन रिकॉर्ड करने का सवाल है तो उसके अभियुक्त के शब्दों में ही किया जाएगा। दूसरा 274 में एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी सम्मन मामले में एक्विजिशन जो है मजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ग्राउंडलेस है, तब वह ऐसे रीजन लिखते हुए फर्स्ट हियरिंग में भी उसको डिस्चार्ज कर सकता है, ऐसे मामलों से डिस्चार्ज किया जा सकता है। नाउ 276 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पिटी केसेस। बहुत छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी गिल्टी को प्लीड किया जा सकता है और दंडादेश दिया जा सकता है या फिर उसके अधिवक्ता के माध्यम से भी उस मामले का निस्तारण किया जा सकता है। नाउ 277 जहाँ पर प्रोसीजर भी नॉट कन्विक्टेड, उन्होंने कहा कि अगर 275 और 276 में कन्विक्शन नहीं किया है तो उसका प्रोसीजर कैसे चलाएगा, ये 277 में डिस्कस किया गया है कि साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, अभियोजन साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, डिफेंस का साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। दूसरा गवाहों को कैसे बुलाया जाएगा और कोई फ़ीस रिक्वायर्ड है तो फीस को किस तरीके से हम कोर्ट में सबमिट कराएंगे। ये सारा सब कुछ होने के बाद में 278 है कि एक्विटल हो जाएगा या कन्विक्शन हो जाएगा। इसमें बताया है कि अगर माननीय न्यायालय को ये लगता है ये सारी जो कार्रवाई हुई है उसमें कुछ भी अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा प्रतीत नहीं होता जिससे हम उसे
इसमें कन्विक्ट करें तो वो ऐसे रीजन लिखते हुए एक्विटल कर सकता है। दूसरा सब क्लॉज इसका कहता है कि अगर माननीय न्यायालय को ऐसा महसूस होता है कि भाई इसने जो है गिल्टी की है, इसमें इसका कन्विक्शन बनता है और 364 और 401 में अगर कोई कार्रवाई से उन्हें छूट नहीं मिली है तो विधि के अनुसार उन्हें दंडित किया जाएगा। और 279 कहता है कि नॉन अपीयरेंस और डेथ के मामले में अगर किसी कंप्लेनेंट कोई लगातार नॉन अपीयरेंस रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो कार्रवाई किस तरीके से प्रोसीड की जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कम से कम 30 दिन का अवसर मौका देते हुए और रीजन रखते हुए उसे मौका देते हुए आगे प्रोसीड किया जाएगा। 280 में विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट है कि कोई भी परिवादी अपने मामले को कभी भी वापस ले सकता है। 281 में है कि कोई भी मामला अगर माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रहा है तो उसमें जो प्रोसीडिंग है उसको स्टॉप किया जा सकता है और उसके रीजन लिखे जा सकते हैं कि क्यों स्टॉप किया है। और अगर कोई गवाह हो भी गया है तो ऐसे मामले में उसको एक्विटल किया जा सकता है। और किसी अन्य मामले में अगर उसको छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है अभियुक्त को, तो उसे डिस्चार्ज कहेंगे। 280 में किसी भी मामले का पावर जो है माननीय न्यायालय को समन केस को वारंट केस की तरह ट्रीट करने की है। तो इस तरीके से हमने आज पूरी संक्षिप्त में और विस्तार से माननीय न्यायालय के समक्ष सम्मन मामलों का विचारण किस तरीके से होता है इसके बारे में जाना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि इस डिस्कशन से संबंधित कोई भी आपका सवाल है या क्यूरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो में बता सकते हैं और मार्गदर्शन दे सकते हैं कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। उनमें जो भी मेरी मदद होगी मैं आप लोगों के लिए उनके उत्तर बारी बारी से दूंगा। तो उषा नाउ आगे के चैप्टरों में हम अन्य कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत किस तरीके से चलती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।